द टॉपिक इज लाइट। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम। हम्म, थोड़ा सा थ्योरी का पेपर है हमारे पास। या डिस्कशन। तो पहले तो कोई लाइट का नहीं है ना। लाइट। तो पहले थोड़ा सा आप रीड करो इसे। तो वो कहते हैं ऑन फिगर 3.1। फिगर 3.1 शो थ्री रेज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर फ्रॉम अ लाइट सोर्स है। ठीक है, ओके। सोर्स ये रही। और यहाँ से ये जा रहा है वन राइट। रे ऑफ लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड वाटर। तो तीन रेज हैं, 1, 2 और 3। आपको नजर आ रहा है रे वन इज रिफ्लेक्टिंग बैक। तो रे वन इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो आप इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टी आई आर। ये हो रहा है। On figure 3.1, mark the critical angle and label it at C. So first of all, what is critical angle? Critical angle is the angle of incidence. ठीक है, in optically denser medium for which angle of refraction is 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत दफा पूछते हैं एग्जाम में, रिपीटेडली पूछते हैं। तो दो कंडीशन है, एक तो ये कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में होगा ये, और दूसरा ये होगा कि इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे 90 पे होगी। तो आप देखो वन पे भी रिफ्रैक्टेड रे 90 पे नहीं है, टू पे अगर आप देखो तो रिफ्रैक्टेड रे 90 पे जा रही है, राइट, ये 90 पे जा रही है। और थ्री पे आप देखो तो रिफ्रैक्टेड रे बाहर जा रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो क्रिटिकल एंगल कौन सा होगा? क्रिटिकल एंगल होना चाहिए ये वाला। दिस शुड बी मार्क्ड एज सी। ये बताओ, ये बात समझ में आई? ये वाला एंगल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लिए रिफ्रैक्टेड 90 पे नहीं है। ये वाला एंगल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लिए रिफ्रैक्टेड 90 पे नहीं है। सिर्फ ये होगा क्योंकि इसके लिए रिफ्रैक्टेड 90 पर है। ठीक है, अंडरस्टूड हो गया, सीन ऑन हो गया, सबको समझ में आ गई बात। जो भी क्लास में है उन सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि आगे क्या कहते हैं। स्टेट वाई ओनली वन ऑफ द थ्री रेज इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तीनों में से सिर्फ एक ही ऐसा क्यों कर रही है, ये है सवाल। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब वही होना चाहिए जो अभी हमने दिया। लेकिन एक नंबर के लिए तो ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम ये जवाब देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दें और वो इतना हो जाए कि वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा चला जाए, फॉर एग्जाम्पल ये 90 है और मान लेते हैं कि ये 27 डिग्रीज था, तो अब आपने इसको और मजीद बढ़ा दिया। एज यू कैन सी कि ये इससे बढ़ा है, मे बी 28 कर दिया आपने, तो अब लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है? नंबर वन, जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से। सेकंड कंडीशन इज इंसिडेंट रे इज फ्रॉम डेंसर मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद है। ये बताओ, इज दिस अंडरस्टूड? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। अच्छा, तो अब आ गए आप पार्ट बी से। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर दूंगा, आगे चलते हैं। कैलकुलेट दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फार्मूला आपने पढ़ा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला तो आपने बिल्कुल पढ़ा है, आपको याद होगा। वो फार्मूला होता था साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, राइट? याद है फार्मूला? अच्छा, अब देखें, अगर तो एंगल आई और एंगल आर की कंडीशन क्या होती थी, ये चीज ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। देखें, एंगल आई हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, तो साइन ऑफ लार्जर एंगल
ऊपर और स्मॉलर एंगल नीचे। हमेशा लार्जर एंगल ऊपर आता है। तो आपके पास दो ही एंगल हैं, अगर आप नोट करो तो 25 और 35। तो इसमें से लार्जर एंगल कौन होगा? 34 होगा। स्मॉलर एंगल कौन है? 25 होगा। ठीक है। तो डिवाइड करो, कैलकुलेटर उठाओ, जल्दी जल्दी से आंसर निकालो। साइन ऑफ 34 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 25। तो ये आ रहा है 1.32। इज दिस अंडरस्टूड? मुझे सबका मैसेज नहीं आ रहा चैट में। गुड गुड। ठीक है, अब आगे। ओके, आगे चलते हैं। क्रिटिकल एंगल फॉर बाउंड्री बिटवीन वाटर एंड एयर। तो आपसे वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल आप फाइंड आउट करो। तो क्रिटिकल एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आपको चाहिए। ये चाहिए आपको, ये रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि ये 90 होगा, राइट? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, वो था 1.32, राइट? तो अब मैं फॉर्मूला वापस यही अप्लाई करूंगा, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। ठीक है। तो मुझे ये तो पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.32 है, और साइन ग्रेटर एंगल। अब खुद से सोचो, थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करो। ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? 90 बड़ा होगा या सी बड़ा होगा? अब नजर आ रहा है 90 बड़ा, तो लिखेंगे साइन 90। क्योंकि न्यूमेरिकल में हमेशा फॉर्मूला में ग्रेटर एंगल ऊपर आता है, और ये बन जाएगा साइन सी। तो साइन सी वुड बी इक्वल्स टू साइन 90 डिवाइडेड बाय 1.32। तो साइन सी वुड बी साइन 90 इज 1 अपॉन 1.32। तो साइन सी इज 1 डिवाइडेड बाय 1.32। 1 डिवाइडेड बाय 1.32 इज 0.755। तो दिस इज 0.755। ठीक है। तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये भी कैलकुलेटर करेगा हमारे लिए, हमें कुछ नहीं करना। साइन इनवर्स ऑफ 0.755, तो शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर। तो दिस कम्स आउट टू बी 49.09। 49.09 डिग्री। ये बताओ, इज दिस अंडरस्टूड? गुड हो गया। अच्छा जी, फिर चलते हैं अब हम आगे। या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ रहा है सिलेबस में, टेस्ट में आ रहा है, मिड टर्म? गुड। तो इसके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि ये याद रखना है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा। ये हमने याद किया था ना, रियाल मैड्रिड इज वेरी यूनिक इन एक्स्ट्रा गोल्स। तो वेवलेंथ हाई, फ्रीक्वेंसी लो। यहाँ आ जाए अगर, तो वेवलेंथ लो, फ्रीक्वेंसी हाई, सबकी स्पीड सेम है, 3 × 10⁻⁸मीटर्स पर सेकेंड। इसके बाद ये रेडियो वेव्स हैं, इसकी एप्लीकेशन पता होना चाहिए। रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होता है। माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव के अंदर यूज होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर यूज होता है। इंफ्रारेड है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। हीटिंग पर्पजेस के लिए यूज होता है। विजिबल देखने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट? अल्ट्रा वायलेट वेव्स को हम बैक्टीरिया किलिंग के लिए यूज करते हैं, एंटी बैक्टीरियल पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। एक्स रेज को एक्सरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट? और गामा रेज को गामा नाइट या सर्जरीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप किसी भी बुक से इनकी एप्लीकेशंस पढ़ लेना। मेरा अंदाजा ये कहता है एक ना एक सवाल इससे जरूर आएगा, आप ये जहन में रखिएगा। ठीक है। A star emits electromagnetic radiation over a range of wavelength, brightness और wavelength। ठीक है, ओके। फिगर 4.1 shows the brightness। ठीक है, क्या करूँ भाई? रेडिएशन ऑफ द स्टार इज ब्राइटेस्ट एट वन वेवलेंथ। ठीक है, डिटरमाइन द वेवलेंथ वेयर द रेडिएशन इज ब्राइटेस्ट। तो सबसे ज्यादा जाहिर है आपको नजर भी आ रहा होगा, मुझे भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो यहाँ पे है, राइट? इससे ज्यादा पीक कहीं नहीं है ये। और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो ये बन रही है। तो ये वेवलेंथ कितनी हो जाएगी अब? तो अगर हम रीड करें इसे,
तो ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 2। तो इसको होना चाहिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 10। ठीक है, इसका मतलब है ये वैल्यू होगी 1.2 एक्सपोनेंट -6। क्या ख्याल है? इज दिस अंडरस्टूड? तीनों का यस नहीं आया अभी। लेकिन आपने बेसिकली इसको सिर्फ वैल्यूज को रीड करना है ना। ब्राइटनेस मैक्सिमम यहाँ पे है ना, यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो रीड करना है। तो ये स्केल में लिखा हुआ है 1, यहाँ 2 है। तो 1 से लेके 2 तक के बीच में 10 डिवीजन है। तो एक डिवीजन की वैल्यू ही 0.1। तो ये है 1, तो ये हो गया 1.1, 1.2, 1.2 पे आ रहा है मेरा ये जो मैक्सिमम वाला था ना ये। बाकी मैंने सिर्फ मल्टीप्लायर लिखा है। राइट। तीन ऑन डन हो गया, इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। अब चलते हैं आगे। विजिबल लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस। ठीक है, ओके। रेडिएशन इन ए लाइज जस्ट आउटसाइड द विजिबल पार्ट। अच्छा देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। विजिबल की पूरी रेंज दी है उसने 4 से 7 तक। 4 से 7 तक है, इसका मतलब है कि ये जो ए वाला है ये ना 4 है ना ये 7 है। उन्होंने कहा आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड। तो ये 3 भी हो सकता है और ये 7.1 भी हो सकता है। ठीक है, या तो वो ये है या तो वो ये है। जस्ट आउटसाइड द विजिबल पार्ट, स्टेट द नेम ऑफ द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट कंटेन्स द रेडिएशन इन इट। अब सवाल ये है कि जो विजिबल नहीं होगा तो वो कहाँ होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले वेवलेंथ फाइंड आउट की थी। वो कितनी थी? वो थी तकरीबन 1.15 के करीब, राइट? या 1.2 के करीब थी, या जो भी था, अभी मैंने लिखा था। तो अब नोट करो, वो कम से कम इस रेंज में तो नहीं होगा ना। 7 से तो ग्रेटर नहीं होगा। 4 से कम होगा वो। तो 4 से कम, अभी लिखा था विजिबल। विजिबल से पहले कौन लिखा था? विजिबल से पहले लिखा था इंफ्रारेड, राइट? और विजिबल के बाद कौन लिखा था? अल्ट्रा वायलेट। ये लिखा था ना। तो अगर 7 से ज्यादा होता तो अल्ट्रा वायलेट में होता, अगर 4 से कम है तो इंफ्रारेड में होगा। तो क्या ये 4 से कम है? वैल्यू 4 से कम है। 1.2 इज लेस देन 4। तो रीजन क्या होना चाहिए? इंफ्रारेड। हाँ, वी नो, बिकॉज द वैल्यू इज, विजिबल की वैल्यू देखो ना, विजिबल की वैल्यू है 4 से लेके 7 तक। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इस रीजन में आते हैं जहाँ पे सबसे पहले रेडियो था, तो रेडियो में आते हैं तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी ना यहाँ पे, राइट? तो अगर आप इस रीजन में जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो 4 से कम वाली में, 4 से कम ही होगी ना 1.2। तो इंफ्रारेड हुआ ना। डू वी गेट दिस? अब चलते हैं आगे। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला है, वी अपॉन लैम्डा। स्पीड तो आपको पता है, ये दे या ना दे हमेशा ये होगी। तो 1.2 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट -6, 2.5 एक्सपोनेंट 14, राइट? इज दिस अंडरस्टूड? चलते हैं आगे। अच्छा, ये तो
अभी नहीं है, अब ये निकालते हैं। देखो हर पेपर, पास पेपर, लाइट के अंदर सबसे अच्छा सीन ये है कि कोई पास पेपर खोलोगे ना, कोई भी दुनिया का पास पेपर खोलोगे, उसमें लाइट का एक ना एक एमसीक्यू मिल रहा है। तो ये जहन में रखना कि लाइट इतना इंपॉर्टेंट है कि लाइट का एमसीक्यू मिल ही जाएगा कहीं, बचेगा नहीं। तो देखो ये रहा। ये कहते हैं द लेंस इन द डायग्राम प्रोड्यूसेस एन इमेज आई ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। व्हाई इज दिस नॉट द रे डायग्राम फॉर अ फोटोग्राफिक एनलार्जर? फोटोग्राफिक एनलार्जर का सीन ये होता है, अगर आपने लेंसेज पढ़ लिया है तो अब आपको ये याद होगी बात, कि फोटोग्राफिक एनलार्जर का मतलब होगा जो चीजों को मैग्नीफाई करता है। जैसे फोटोस्टेट वाले को कहते हैं ना, इसको बड़ी करके सर प्रिंट आउट कर दें या बड़ी करके फोटोकॉपी निकालें, या अगर हम घर में प्रिंटिंग कर रहे हैं तो हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो फोटोग्राफिक एनलार्जर वो चीज है। अब वो ये कह रहा है कि यार फोटोग्राफिक एनलार्जर ऐसा क्यों नहीं है, यानी कि ये वाली रे डायग्राम फोटोग्राफिक एनलार्जर वाली क्यों नहीं है? तो फोटोग्राफिक एनलार्जर का हमेशा इमेज होता है रियल, क्योंकि हमें उसे किसी पेपर पे लेके आना होता है, या हम उसे किसी जो है वो स्क्रीन पे लेके आते हैं। अगर लैपटॉप है तो डिजिटल स्क्रीन पे लेके आएंगे, तो रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पे होता है, ये हमेशा याद रखना। यानी कि इन्होंने वो दिखाया हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज यहाँ कहीं होना चाहिए था, तभी रियल होगा। वो हो ही नहीं सकता अगर उसी साइड पे। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड में है, इसका मतलब है इमेज फेक है, रियलिटी नहीं है, तो इट इज वर्चुअल। इज दिस अंडरस्टूड? गुड। ना कुछ भी नहीं मिला, 2019 में चलते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? 24। वैसे 23 भी कर सकते हैं हम। लॉन्गिट्यूडनल आपको पता है सिर्फ इसमें से एक ही वेव होगी, तो क्या होगी? हल्का साउंड होगा, राइट, क्योंकि बाकी सारी वेव ट्रांसफर्स हैं। 24 में वो कहते हैं रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज, इंसिडेंस है 20 डिग्रीज। ठीक है, इंसिडेंस है 20 डिग्रीज। तो रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए था? 20 डिग्रीज होना चाहिए था। प्लेन मिरर के थ्रू हमेशा यही होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड होते हैं। फिर वो कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज बाय 5 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्रीज इंक्रीज हो गया, यानी कि 25 हो गया, तो रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड? अब आने जरा इधर। अब वो कहता है आफ्टर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन डाइवर्जिंग लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एफ एल इज शोन। ठीक है। विच रे डायग्राम शोज द बीम आफ्टर इट हैज पास थ्रू द लेंस? देखो कन्वर्जिंग लेंस लिखा हुआ है, डाइवर्जिंग लेंस लिखा हुआ है। ज्यादातर बच्चे ना इसको उल्टा पढ़ लेते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब है लाइट रेस इसके बाद एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी, इसके बाद एक दूसरे से दूर जाएंगी। कुछ ऐसा होना चाहिए, करीब का तो सिनेरियो ही नहीं बनेगा। तो जो चीज हो ही नहीं सकती ना, वो तो ए है, ये तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि ए में आपको क्या नजर आ रहा है कि लाइट रेस क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। ठीक है। अब चेक करना है कि बाकी ऑप्शंस में क्या है, क्या क्या बन सकता है। तो बी में डाइवर्ज हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है डाइवर्ज। डाइवर्ज इस तरह से हो रही है कि बी जो है वो लाइट रे वन जो है वो यूं जा रही है, और लाइट रे टू जो है वो यूं जा रही है। लेकिन बी में गलती क्या है? बी में गलती ये है कि आपको ये कह रहा है कि ये फोकस से जो है वो डाइवर्ज हो रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि अगर लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल होती, एक्सेस होती, अगर लाइट रेस ऐसे स्ट्राइक करती फिर डाइवर्ज होती, तो फिर वो पास होती है फोकस से। तो क्या ये लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है? जवाब है नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये लाइट रे होती है जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन होती है हमारे लिए, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो ये पैरेलल नहीं है, तो जब ये पैरेलल नहीं है तो ये कभी भी फोकस से पास नहीं हो सकती।
ये बताओ, ये बात समझ में आई? तो ए और बी नहीं हो सकते। अब आप आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन। तो सी और डी। अब डी में और सी में क्या फर्क है, पहले तो ये देखें। वो दिखा रहे हैं सी में कि एक लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये थोड़ी सी डाइवर्ज हुई है। लेकिन ये दिखा रहा है सी वाला कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस से पास हो रही है, वो बिल्कुल सीधी जा रही है। तो क्या ये सही होगा, या ये लाइट रे जो सेंटर से जा रही है ये बेंड हो गई? तो हमेशा याद रखना, लेंस के बिल्कुल सेंटर में, सेंटर ऑफ द लेंस पे ना रिफ्लेक्शन होती है ना रिफ्रैक्शन होती है। लाइट रे जैसे स्ट्राइक करती है सेंटर से, वैसे ही पास होती है। तो कभी भी लाइट सेंटर से बेंड हो ही नहीं सकती, तभी तो उसे सेंटर कहते हैं। वरना तो लाइट रे जो है वो चेंज होती रहे। इसकी सबसे अच्छी, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसकी सबसे अच्छी मिसाल होती है, अगर आपको समझने के लिए मजा आए। जो बच्चे ग्लासेस लगाते हैं ना, अगर ग्लासेस फॉर एग्जाम्पल वो नाक के ऊपर रख लें या थोड़ा सा सर के ऊपर रख लें, तो जाहिर है उनको अब इमेज क्लियर तो नहीं नजर आएगा। उसका रीजन क्या होगा भाई? उसका रीजन यही होगा कि अब लाइट रे सेंटर ऑफ द ग्लास से थोड़ी पास हो रही होगी। तो अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनका जो डॉक्टर होता है वो इस तरह से ग्लासेस अलाइन करता है। मान लो कि ये उसकी आंख है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल सामने उस लेंस का सेंटर होता है। तो जो चीज जिस जगह पे होती है वही चीज उसको नजर आती है। यू गेट दिस? ये हमेशा इस तरह से याद रखना। तभी बेचारे ग्लासेस वाले क्या कर रहे होते हैं, बार बार ग्लासेस साफ भी कर रहे होते हैं, ख्याल भी रख रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो ग्लास सामने से गंदा हो जाए तो अब वो चीज की क्वालिटी पिक्चर जो है वो सही नजर नहीं आएगी। इज दिस अंडरस्टूड? तो सी होना चाहिए, बेंड नहीं होगी, डी नहीं हो सकता। अच्छा जी, और देख लेते हैं इसमें कोई ऐसी चीज है जो लाइट से रेलेवेंट लग रही हो। नहीं, ठीक है, चलते हैं आगे। ये है 2018 में, कहीं लाइट है? ये लाइट ही लाइट है इसमें। तो सबसे पहले वो कहता है यहाँ पे कि द डायग्राम शोज टू डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओ being reflected from a plane mirror at which position is the image formed। इमेज कहाँ बन रहा है? ठीक है, ये हमेशा आता है, मतलब इसके अंदर बड़े बड़े सवालात होते हैं, सिंपल है। अब सवाल ये कि आपने आंखें बंद करके यहाँ सिर्फ ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जाए, तो इसके सामने ही होगा इमेज। प्लेन मिरर की कहानी यही सीखी थी हमने, हमने जो कंस्ट्रक्शन करना सीखी थी वही सीखी थी ना, कि लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो ऑब्जर्वर से ले जाओ लाइट रे यूं करके, और फिर बना लो ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसके साथ फिर कनेक्ट करते थे इंसिडेंट पे। याद आता है? तो बी सही है, सी डी तो हो ही नहीं सकता। ये बताओ, इज दिस अंडरस्टूड? चलते हैं आगे। तो 23 में वो कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स ओनली अकर्स व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब डेंस से लेस डेंस में जाए। एयर से ग्लास में नहीं, एयर लेस डेंस है, ग्लास मोर डेंस है। तो लेस डेंस से मोर डेंस में अगर जा रहा है तो टी आई आर नहीं हो सकती, मोर डेंस से लेस डेंस में जाए। ग्लास टू एयर होता तो होती, तो ए गलत हो गया। द लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द लार्जर इज द क्रिटिकल एंगल। अगर आप ये कहते हो कि आपके पास जो क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, तो जवाब है क्रिटिकल एंगल। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या मतलब है इस बात का भाई? फॉर्मूला लिखेंगे अगर, एन इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो रिफ्रैक्टिव जो आपके पास होगा वो होगा, ऐसे होगा, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी फॉर्मूला यूज किया होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते ही नहीं है। तो लार्जर और स्मॉलर लिखा होता तो ये सही होता, ये भी गलत है।
व्हेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन हो रही है, वहां तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रही, तो रिफ्लेक्शन के अंदर ऐसा होता था। फिर कहते हैं डायग्राम शोज द पाथ ऑफ टू वेज फ्रॉम टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ लेंस। ठीक है, ओके, सही है, नजर आ रही है हमें। अब देखो ये पैरेलल लाइटें जा रही है, ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ डज द इमेज कंपेयर विद द ऑब्जेक्ट? लार्ज एंड इन्वर्टेड, लार्ज इन द सेम वे अप, स्मॉलर एंड इन्वर्टेड, हाँ स्मॉलर एंड द सेम वे अप। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं इसका इमेज सोचूंगा तो इमेज में ऐसे सोचूंगा इसका, कि यहाँ से अगर ये लाइट रे पैरेलल जा रही थी, तो अब ये इसके फोकस से बात होगी, तो फोकस कहाँ होना चाहिए इसका, यहाँ कहीं होना चाहिए फोकस। ठीक है, स्ट्रेट अगर मैं कहना, तो ये बन रहा है इसका इमेज, ये बन रहा है इसका इमेज, ये रहा इमेज, इसे कहेंगे हम इमेज। ठीक है, लाइट ने सिर्फ एक्सटेंड कर दी और आपको पता चल गया, अब इमेज बन रहा है, तो क्या ये इस एरो से बड़ा है? तो जवाब है नहीं, तो लार्जर तो हो ही नहीं सकता। स्मॉलर हो सकता है, अब क्या स्मॉलर देखें तो उल्टा है, एरो उल्टा है, यानी ये एरो इस साइड पे बन रहा है, तो नहीं बन रहा। तो ये तो यहाँ बन रहा है, सेम साइड पे बन रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रहा है। तो इसको होना चाहिए है क्या, डी। ये बताइए, बात समझ में आई? हाँ, उसके बाद इसमें मेरा ख्याल है लाइट का कुछ भी नहीं, आवाज आवाज ये है। तो इसमें वो कहता है, electromagnetic radiation is produced by the sun and travels from the sun to earth. Some of these statements below are true and some of them are false. Put a tick in the box after read this statement to show whether it is true or false. True or false करेंगे। gamma rays are used to kill cancerous cells but can also cause cancer. तो बिल्कुल ट्रू, सही है। infrared is used in sunbeds, infrared is used in sunbeds, infrared is used in, infrared तो यूज नहीं करते सनबेड में, तो दैट्स फॉल्स। इंफ्रारेड सन उसमें यूज नहीं करते। रेडियो वेव्स हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉल्स। उनकी लोएस्ट होती है, हायर द फ्रीक्वेंसी द स्मॉलर द वेवलेंथ, हायर द फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। जी, इंफ्रारेड नहीं यूज करते, अल्ट्रा वायलेट यूज करते हैं बेटा सनबेड में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दो ट्रू और दो फॉल्स। व्हाइट लाइट आया, अच्छा सही है, इसको सेव कर लो जरा। इसीलिए मैं कह रहा था एक दफा बुक में से पढ़ लेना, एप्लीकेशन तो याद आ जाएगी। बहरहाल ये कोई लंबी जो रॉकेट साइंस में सिंपल है। ग्लास प्रिज्म इन यूज, ठीक है, फिगर 9.1 शो द एक्शन ऑफ प्रिज्म ऑन द, ओके ठीक है। व्हाइट लाइट बेसिकली, आपको पता है व्हाइट लाइट अकेली लाइट नहीं होती, व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, और वो होते हैं ऐसे विबग्योर। ठीक है, ये याद कर। इसमें से रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, ये भी याद करना है। तो रेड की जो बेंडिंग होती है ना, वो सबसे कम होती है, लेस। वायलेट की बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है। इसको इस तरह से समझो कि अगर मेरे पास एक वायलेट की वेवलेंथ छोटी है ना, तो मैं लिख रहा हूँ स्मॉल, और रेड की वेवलेंथ बड़ी है तो मैं लिख रहा हूँ बिग। अगर कोई मेरे पास बड़ी चीज है या छोटी चीज है, दोनों चीजों का कंपेयर करते हैं, वो दोनों एक ही स्पीड से जा रही हैं, बड़ी और छोटी एक ही स्पीड से जा रही है, मान लो गाड़ी और बाइक, दोनों टर्न लेना चाहते हैं राइट, तो दोनों एक ही तरह से टर्न लेंगे, या गाड़ी को ज्यादा जगह चाहिए होगी और बाइक जल्दी से मुड़ जाएगी? बाइक आराम से मुड़ जाएगी। इसकी दूसरी मिसाल ये हो सकती है कि दो लोग भाग रहे हैं, एक बहुत मोटा है बड़ा है और बंदा भाग रहा है, और दूसरा पतला छोटा सा बंदा भाग रहा है, तो दोनों एक ही स्पीड से भाग रहे हैं, कौन आराम से मुड़ेगा, छोटा बंदा या बड़ा वाला बंदा? छोटे वाला बंदा आराम से मुड़ेगा, बड़े वाले तो स्लिप हो जाएगा, राइट।
जेट फाइटर जा रहा है और बड़ा डोमेस्टिक प्लेन जा रहा है जिसमें हम लोग ट्रेवल करते हैं, तो जेट फाइटर जो है वो जेट फाइटर जो है वो अगर जहाज की स्पीड से जा रहा है तो कौन आराम से टर्न हो जाएगा, जेट फाइटर या बड़ा वाला जहाज? तो जवाब है जेट फाइटर आराम से टर्न हो जाएगा, बड़े वाला जहाज थोड़ी टर्न होगा आराम से। ये बताओ, ये बात समझ में आई? तो अब ये तय हो गया जिंदगी भर के लिए कि वायलेट छोटी चीज है तो वायलेट ज्यादा बेंड करेगी, रेड बड़ी चीज है तो रेड कम बेंड करेगी। सही है। तीन ऑन। तो अब सबसे पहले तो इसको हम इसके अंदर दिखाते हैं कि ये पास होगी, पास होते ही ये ब्रेक हो जाएगी। ऐसे दिखाते हैं, पास हो गई ब्रेक हो गई। अब देखो पास होते ही ब्रेक होने का क्या मतलब है, एक तो ये कि नॉर्मल यहाँ बनेगा ऐसे, नॉर्मल होता है जो सरफेस से 90 डिग्री को, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल ये अब रिफ्रैक्टेड है, तो अगर आप नोट करो नॉर्मल है ये। तो क्या ये व्हाइट लाइट बेंड हुई है? तो जवाब है हाँ बेंड हुई है, नजर आ रही है बेंड हुई है। यू गेट दिस? तो बेंडिंग अब अभी याद किया था किसकी ज्यादा होगी, रेड की ज्यादा होगी, है ना, ये याद किया था ना, रेड की ज्यादा होगी। नहीं भाई ये याद नहीं किया था, रेड की कम होगी ये बोला था रेड की स्पीड ज्यादा है, रेड बड़ी चीज है तो रेड की बेंडिंग कम होगी, रेड की बेंडिंग ज्यादा थोड़ी होगी। तो अब चेक करो, ये वन है और ये टू है, तो वन और टू में से कौन ज्यादा बेंड हुआ है, वन या टू? टू ज्यादा बेंड हुआ, तो टू टू क्या होना चाहिए, वायलेट, और वन क्या होना चाहिए, रेड। इज दिस अंडरस्टूड? अब सोचो इस लाइन ड्रॉ करने के तीन नंबर हैं। ये बनेगा इस तरह से पूरा स्पेक्ट्रम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आवाज नहीं आई मुझे किसी की भी, सन्नाटे में है सब। समझ में आया नहीं आया? सारे कलर्स बना दी ना, लेकिन बस आप दो दिखाते हैं आपके लिए काफी। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट और रेड दिखा देंगे, एग्जामिनर को खुद समझ में आ जाएगा। सारे लिखने सारे लिख दें। यानी कि आप ये करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे देखें कितना मैसी होगा ये। कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करता कभी भी, ये ना ये करें इस तरह करें, फिर ये करें, ये तो मैं डिजिटली बना रहा हूँ तो ये बन रहा, वरना आप जब बनाएंगे तो आप तो पता नहीं क्या बनाएंगे। तो नॉट एडवाइजेबल, एडवाइजेबल सिर्फ ये कि आप वो लिख दीजिएगा वहां पे कि भाई वायलेट है और रेड है, बीच में सब कुछ। एक्सप्लेन लाइट प्रिज्म स्प्लिट्स वाइट लाइट इनटू सेवन डिफरेंट कलर्स। दो नंबर के लिए एक्सप्लेन करनी, तो एक नंबर तो मुझे मिलेगा अगर मैं यहाँ लिख दूं, डिस्पर्जन। ये रीजन है वेयर डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड। ठीक है, एंड वेवलेंथ, वो स्पीड और वेवलेंथ डिफरेंट थी, देयर फोर दे बेंड टू डिफरेंट एक्सटेंट। डिफरेंट जो है वो एक्सटेंट तक बेंड होंगे, सारे एक जैसे बेंड नहीं होंगे क्योंकि हर एक की वेवलेंथ डिफरेंट है और हर एक की, बल्कि स्पीड नहीं लिखना चाहिए था, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। स्पीड तो सबकी सेम होगी ना, वायलेट हो चाहे जो भी हो। अब सही है, डू वी गेट दिस?